हेलो स्टूडेंट्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ हमें बता दीजिए कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक 10 स्टेप का एक अल्टीमेट गाइड बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को 100% अच्छे से अपियर कर पाओगे। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप 10th स्टैंडर्ड में पहली बार एक नेशनल लेवल का एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम देने वाले हो और पैनिक फील करना, स्ट्रेस्ड फील करना और एंग्शियस रहना नॉर्मल है। तो पहली तो ये बात, अगर आप इन सारे इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड आप अकेले नहीं हो, यानी सबके साथ होता है। बट यहाँ पे जो मैं आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, होपफुली ये चीज आपको एक स्ट्रैटेजिक मैनर में आपके इस फियर को डील करने में हेल्प जरूर करेगी। तो सारे स्टेप्स के ऊपर तुरंत चर्चा करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं पहली बात बोलूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को दिमाग में याद रखना है वो ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल फॉलो करना है। तो हमारा स्टेप वन यही है कि यू नीड टू स्टार्ट अर्ली एंड यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आपके एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आ ही चुका है, बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन जो टाइम हमारे पास बचा है, अगर उसको हम ऐसा ही मान के चले कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या ही कर लेंगे इतने टाइम में, तो वो भी एक गलत अप्रोच होगा। जो टाइम है हमारे पास उसको अगर हम लोग ऑप्टिमली यूज करें तो भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। अब हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में से मैं तो सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि आपको अभी बोर्ड की सीवियरिटी और सीरियसनेस को कंसिडर करते हुए एटलीस्ट 9 घंटे की पढ़ाई एक दिन में आपको करनी चाहिए। और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर लॉजिकल टाइम स्लॉट भी, टाइम टेबल भी आपके सामने रखा हुआ है। हम लोगों का फर्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जहाँ पे आप सुबह काफी अच्छे और फ्रेश माइंड से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। फॉलोड बाय ब्रेक जहाँ पे आप अपना लंच ले लोगे 12 से 1:30 बजे तक का। फिर 1:30 से 4:30 बजे आप एक और 3 घंटे के स्लॉट में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर एक शाम का चाय ब्रेक, बोनविटा ब्रेक, जो भी आप बोलना चाहो वो ब्रेक आप ले सकते हो फ्रॉम 4:30 to 5। एंड एक तीसरा टाइम स्लॉट है 5 to 8, जहाँ पे आप एक और 3 आवर्स का कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इन तीनों ही स्लॉट्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना फोन अपने पास नहीं रखना। अगर हो सकता है तो अपने आप को एक रूम में आइसोलेट करके आराम से बिना किसी नॉइज और साइलेंस में पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिए। बट मैं एक चीज और समझता हूँ कि इंसान जो है वो एक रोबोट नहीं है। और बिकॉज आपको 9 आवर्स की कंटिन्यूस स्टडी की अगर आदत नहीं होगी तो इस शेड्यूल में आते आते भी आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। तो जो चीजें आपने वो 9 घंटे के स्लॉट में प्लान की, अगर वो पूरी नहीं हो पाती तो आपने देखा होगा शेड्यूल में मैंने एक बफर भी रखा है, जहाँ पे डिनर 8 to 9:30 में कवर करने के बाद आप 9:30 से लेके 11 का जो आपका टाइम पीरियड है, उस बफर टाइम में जो कुछ छूट गया हो वो, या फिर जो आपको रिवाइज करना हो वो, उतने चीजों को इस बफर टाइम में भी कवर कर सकते हैं। नाउ आपका जो पूरा सिलेबस है उसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स। एक वो चीजें होंगी जो आपके काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, और एक वो चीज होगी जो आपकी वीक चैप्टर्स है। आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर लगता है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की मेजोरिटी है और वीक चैप्टर शायद सिर्फ एक या दो है, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि एक्ट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स इतने अच्छे कर लो कि उसमें से कोई भी सवाल आपको पूछा जाए तो आपको वो 100% आना चाहिए। क्योंकि अगर वीक चैप्टर्स पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस क्वेश्चन के आने की, तो फिर आप अननेसेसरीली पैनिक करोगे, एंग्शियस होगे। तो उससे अच्छा हम लोग हमारे स्ट्रेंथ्स पे प्ले करेंगे और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। रही बात अगर आपके केस में उल्टा पड़ जाता है कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स काफी कम है और वीक चैप्टर ज्यादा है, तो आप उन वीक चैप्टर्स में प्लीज ट्राई कीजिएगा कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं, अगर उस वीडियोस में मैंने कवरेज कर रखा है उसका, तो आप 2x स्पीड पे वो वीडियो एक बार देख लो। आपका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपने अभी तक लास्ट मिनट तक अगर अपनी प्रिपरेशन पूरी नहीं की है तो आपको वो मोटिवेशन नहीं है और आपको ये समझ में नहीं आता कि कितने टाइम में कितनी चीज कवर होनी चाहिए। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठे और मेरे वीडियोस को 2x स्पीड पे भी देख लोगे तो वीक चैप्टर्स का एटलीस्ट एक 70 to 75% चीजें दिमाग में घुस जरूर जाएगी। तो आप अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो उसको ब्लैंक छोड़े बिना जितना आपको समझ में आता है उतना आप लिख के जरूर आ पाओगे। तो आपको ये चीज मेंटेन करनी है। पॉइंट वन में क्या बोलना है मैंने, कि आपको स्टडी शेड्यूल फॉलो करना है, आपको अपने चैप्टर्स का प्रॉपर मैनेजेबल चंक में ब्रेक डाउन करना है, और जो भी आपकी वीक एरियाज है उसको री करने की पूरी कोशिश करनी है। अब अगर इसके बाद के पॉइंट में बात करेंगे तो वो है कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब अगर हम आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके बोर्ड ने एक सैम्पल पेपर भी दिया है, और साथ साथ काफी और अलग अलग रेफरेंस बुक्स होती है, जैसे कि गाला एक बहुत कॉमनली यूज रेफरेंस बुक है, जहाँ पे आपको पूरे के पूरे पेपर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, प्लस साथ साथ कौन से चैप्टर का कितने वेटेज का सवाल आता है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो हायर वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं
उसके ऊपर आपको ज्यादा एम्फोसाइज करना होगा। जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लगते हैं तो उससे डरे बिना उसको समझने की कोशिश पूरी करनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रैटेजिक मैनर में जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करो, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे। कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको क्लैरिटी नहीं है कि भाई सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ डिलीटेड है। तो प्लीज़ अपने एक दो दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से पूछ लो, क्लैरिटी ले लो कि भाई कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। एक दो पेपर्स भी आप अगर एनालाइज कर लोगे तो मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये आई होप ऐसा मेरे कोई भी व्यूअर अभी ऐसा ना हो जिसने ये तक नहीं किया हो कि सिलेबस के बारे में ना पता हो। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ एक दो दोस्त यार बना लो और उनसे अच्छे से बात कर लेना। अब अगर तीसरी बात मैं करूंगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, जो इसके पहले सालों में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके बेसिस पे आपको एक टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट समझ में आता है, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स असेसमेंट पैटर्न साल दर साल अलग होता है, क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट आपका टेक्स्ट बुक तो सेम है और टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो नहीं बदले। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से होगा क्या, आपको एग्जाम के फॉर्मेट और हर चैप्टर में कौन सी चीजों पे ज्यादा एम्फोसाइज बोर्ड करता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। नाउ चैप्टर वाइज वापस से पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इस वजह से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको कुछ लिंक्स दी हुई है ऑफ सर्टन वेबसाइट्स। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, बट जो भी मैंने गूगल सर्च करके मुझे थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके आपके लिए मिला, वो सारा रिसोर्स मैंने नीचे कंपाइल कर रखा है। तो अगर आप उन रिसोर्सेज पे जाके क्लिक करेंगे आपको बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करे। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना भूलना मत। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, फोर्थ टिप जो मेरे तरफ से है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपको समझना है कि आपके पास पेपर एक लिमिटेड टाइम पीरियड का होगा और एक प्रॉपर वेटेज का होगा। आपको हर एक सेक्शन को उसके इंपॉर्टेंस और उसके वेटेज के हिसाब से टाइम एलोकेट करना है, पोर्शन करना है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करते हो, समझते हो और आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो प्लीज उधर अटके मत रहो, ईगो पे मत लो। आपको वो क्वेश्चन को छोड़ के, टेम्पररीली छोड़ के आगे मूव ऑन करना, और जो चीज़ आपको आती है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपका सारा पेपर जो आपको आता है वो एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा जहां पे आप ये सारे बैरियर्स को वापस से आके सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। आपने जो सेक्शन वाइज पेपर के अंदर टाइम एलोकेट किया है उस टाइम टू टाइम में अगर आप अपना पेपर कवर कर लोगे तो लास्ट मिनट में पैनिक होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो जब आप पेपर प्रैक्टिस करते हो, अपने स्कूल में प्रीलिम एग्जाम्स भी लिखी होगी, उससे भी आपको एक पता चल गया होगा कि मुझे कौन से जगह पे ज्यादा टाइम लगता है और कौन सी चीजें मेरी जल्दी खत्म हो जाती है। तो उस हिसाब से एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपको कर लेनी चाहिए। बियॉन्ड दैट, फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको आंसर राइटिंग जो है उसको स्ट्रेटेजिकली करना है। पहली बात तो ये, आप प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर क्वेश्चन को पढ़ने पे आपका यही कंफ्यूजन है कि भाई कौन से चैप्टर का सवाल है, तो आपने जो आंसर लिखा भी होगा उसमें पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाने वाला है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज, क्वेश्चन को आप लिखना शुरू करो उसके पहले ही दिमाग में एक बार प्लान कर लो कि जी ये आंसर इस तरीके से लिखना है, इसमें ये मुझे इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है, उसमें मुझे इतने पॉइंट्स लिखना है और इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड करूंगा। नाउ आपको हमेशा पेपर में उस सेक्शन से शुरू करना चाहिए जहां पे आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंस रखते हो। अगर आपको लगता है कि आपको मैप वर्क में कॉन्फिडेंट है, वो चालू कर दो। एमसीक्यूज में कॉन्फिडेंस है, वो शुरू कर दो। अगर लॉन्ग आंसर ज्यादा अच्छे से आते हैं तो वो शुरू कर दो। जिस जगह पे आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है वो जगह से जब आप शुरू करोगे तो आपका लिखने का मोमेंटम बहुत अच्छे से पकड़ जाएगा। दूसरी चीज, एसएस का जो हमारा पेपर होगा, सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स बड़े होते हैं और उसको समझाने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव तरीके निकाल सकते हो। जैसे मेरे जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें मैं बहुत बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप भी अपने एग्जाम में जब लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यू शुड ट्राई टू मेक योर क्वेश्चन पेपर एज लॉजिकल एज पॉसिबल, तो आपको भी लिखते वक्त सारी चीज़ें कवर हुई कि नहीं वो पता चले, और पेपर चेकर को भी, टीचर को भी सारी चीजों का एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले कि भाई हाँ इसने क्लैरिटी से अपने इस कॉन्सेप्ट को आंसर किया है। अगर मैं छठे टिप पे जाता हूँ तो वो पांचवे से ही रिलेटेड है, जहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब हम जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ऑब्जर्व करते हैं। वो बोलते हैं कि गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो सिर्फ और सिर्फ आंसर पेपर में भर के आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर आंसर की के अंदर कुछ भी गाने वाने लिख के आ गए।
ऐसा नहीं होता गाइस। आपको एक चीज समझना है कि जो पेपर्स आपके इवैल्यूएट कर रहे हैं वो भी टीचर्स हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, और वो लोगों को समझ में आ जाता है कि कहाँ पे आप जेन्युइन आंसर लिख रहे हो और कहाँ पे जलेबी तल रहे हो। आपको क्वालिटी आंसर्स पे फोकस करना है, आप एलैबोरेट करो, आप एक्सप्लेन करो, आप एग्जाम्पल्स दो, बट प्लीज पॉइंट टू पॉइंट चीजें कवर करो। आप क्वेश्चन में लिखने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट राइटिंग एनीथिंग दैट यू फील लाइक। हम लोग कुछ भी नहीं लिख के आना चाहते हैं, हम लोग जो हमारे आंसर्स हैं उसके ऊपर कंसाइज फोकस करना चाहते हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि भाई जितना भी कवरेज हमारा होगा क्वेश्चन में वो प्रॉपरली हो, और हम लोग किसी भी तरीके से कंफ्यूज होते हुए जो है वो आंसर्स ना लिखें। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जब हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ओवरनाइट हैंडराइटिंग चेंज कर दो। हैंडराइटिंग चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट ढंग से स्पेसिंग रख के चीजों को लिखना पॉसिबल है। जो हम लोग स्क्रिबल करके लिख के जो कटाकुटी करते हैं वो सब अवॉइड करना पॉसिबल है। एक क्लियर तरीके से लिखना पॉसिबल है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप फोकस करो। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां जहां पे आपके क्वेश्चंस में आप हेडिंग लगा सकते हो, सब हेडिंग लगा सकते हो, पैराग्राफ को लाइन छोड़ के डिवाइड कर सकते हो, वो सब कीजिए। जहां पे आपके एक पर्टिकुलर आंसर के अंदर की वर्ड्स है, हेड पॉइंट और एक्सप्लेनेशन, उनको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, सो दैट एग्जामिनर का अटेंशन सीधा उन चीजों पे जाए जिसके लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी वजह से आपके 2 या 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। तो वो जो ऐड आई थी ना अप्सरा पेंसिल की, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, पूरी तरीके से गलत नहीं है, बट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड प्रेजेंटेशन है वो। ठीक है। अब आगे अगर हम लोग पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे तो हमारा टिप 8 आपके लिए है कि भाई आराम से पेपर दीजिए। एग्जाम के माहौल में, बोर्ड के प्रिपरेशन के माहौल में काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करना पॉसिबल है। आप नर्वस हो सकते हो, बट आपको एक चीज समझना है, या तो आप एग्जाम पे हावी हो सकते हैं या तो एग्जाम आप पे हावी हो सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है और आपको खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए। डू नॉट लेट दिस स्ट्रेस एंड प्रेशर ओवर पावर यू। आपके पास जितने भी चैलेंज है वो चैलेंज को ओवरकम करने की पूरी काबिलियत है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और जब ऐसा स्ट्रेस या पैनिक फील होता है, 2 मिनट शांति से आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। ये प्रिपरेशन के टाइम पे भी करना है और पेपर लिखते वक्त भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इन सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप करोगे, भले बहुत बचकाने लगती हो, बट जब आप उस सिचुएशन में और आप जब इस चीज को करते हो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करूंगा, तो आपको जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है। यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड टेक कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। एग्जाम है आपका, जीवन से ज्यादा जरूरी नहीं है ये चीज। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर में आके आपको अपने आप को बर्न आउट नहीं कर देना है। प्रॉपर रेस्ट लो, नींद पूरी करो, खाना अच्छे से खाओ, बीमार मत पड़ो, प्रॉपरली पानी पियो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, एक जगह पे बैठे मत रहो। ये सारी चीजें करने से क्या है, आपको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। आप जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं स्टडी के टाइम पे भी और एग्जाम लिखते वक्त भी। इतना ज्यादा प्रेशर में मत आ जाना कि आप एग्जाम लिखते लिखते 3 घंटे के सेशन में एक भी बार पानी भी ना पियो, अपने हाथ को थोड़ा सा आराम भी ना दो, अपने ब्रेन को थोड़ा सोचने का समय भी ना दो। तो स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लो, हाइड्रेट करो, हैंड एक्सरसाइजेस कर लो, थोड़ा माइंड फ्रेश रखो, और उसके बेसिस पे जो है आप अच्छे से पेपर को अप्रोच कर पाओगे। लास्ट एंड फाइनल टिप जो हमारे तरफ से है, आपको अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखना है। हैव कंप्लीट सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप अगर पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो फिर अगर आप अपने नजरिए में, अपने पर्सपेक्टिव में अपने आप को छोटा मानोगे तो फिर और आपको कोई मोटिवेट कैसे ही कर पाएगा। यू हैव टू हैव सेल्फ बिलीफ। आपने बहुत अच्छे से पूरे साल मेहनत की है, और ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है ये आपके आपके एबिलिटी को जज नहीं कर रहा। दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच आपके जीवन में सक्सेस डिटरमाइन होने वाला है। यस, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन। इट इज गोइंग टू स्टिक टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपको अपने आप पे और अपने एबिलिटीज पे, अपने प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फेथ होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क की है। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने जो पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, और ये एग्जाम जो है इसके अंदर आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आओगे। इसके साथ जितनी भी चीजें हमारे मन में थी जो हमें लगे कि इंपॉर्टेंट है वो तो हमने आपको बताई है, बट अगर आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट मिस आउट हो गया तो कमेंट्स में अपने दोस्तों के लिए जरूर कुछ फीडबैक लिखना। एक दूसरों को प्लीज अच्छे से विश करना बिफोर यू राइट एन एग्जाम। और जो लोग आपके दोस्त आसपास है जो बहुत पैनिक कर जाते हैं, उनको प्लीज एक प्यार की झप्पी लगा दो। उनको बोलो कि थोड़ा ठंड रख, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा एग्जाम है, अच्छे से जाएंगे, पास करके आएंगे और बहुत बढ़िया चीज लेके आएंगे। नंबर तो आने ही वाले अच्छे आप सबके।
राइट। तो प्रॉपर प्रिपरेशन एंड एक प्रॉपर माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए। तो हमारे तरफ से और इस पूरे चैनल की तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आई नो कि आप बहुत बढ़िया से फोड़ के आओगे एग्जाम में।